वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर रामेंद्र सिंह परमार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। टीबी के बारे में वैसे तो आप सबने लगभग सुना ही होगा। ये बहुत ही कॉमन डिसीज़ है जो हमारे देश में और पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। ये एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है और ये जो टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, ये फार्मास्यूटिकल, नर्सिंग, बायोलॉजिकल साइंस सभी सब्जेक्ट्स में बहुत ही यूज़फुल है। इसके अलावा 11th और 12th में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें भी ट्यूबरकुलोसिस एक टॉपिक के रूप में है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस या टीबी होता क्या है। तो टीबी या ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी डिसीज़ है जो मोस्टली आपके लंग्स को अफेक्ट करती है। वैसे तो ये पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, पूरी बॉडी में कहीं भी अफेक्ट कर सकती है, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली आपके लंग्स को अफेक्ट करती है और एक दूसरे से सांस के थ्रू यानी कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू एक दूसरे में फैल सकती है। तो ये एक एयरबॉर्न डिसीज़ है जो हवा में फैले हुए ड्रॉपलेट्स के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है। इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। असल में उन्होंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की खोज की थी जो कि टीबी को कॉज करने वाला कॉजेटिव एजेंट है। एक ज़माने में भारत और यूरोप में कई देशों में टीबी बहुतायत में फैला करता था और बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की मौत हो जाया करती थी। भारत में एक बार 20वीं शताब्दी में जब टीबी फैला था तो गांव के गांव लोग मारे गए थे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों की जान गई थी। तो ये जो बैक्टीरिया है ये काफ़ी ख़तरनाक बैक्टीरिया है। अगर आप पे किसी अंग में टीबी हो गया है और उसका ट्रीटमेंट अगर आपने नहीं करवाया तो ये टीबी का बैक्टीरिया उस अंग को बर्बाद कर देता है या ख़राब कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। इसके फैलने की दर काफ़ी तेज़ होती है और इसके सिम्टम्स कई बार प्रकट होते हैं, कई बार नहीं भी प्रकट होते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स के बेस पर टीबी दो प्रकार का होता है। एक होता है सिम्टोमेटिक और दूसरा होता है एसिम्टोमेटिक। सिम्टोमेटिक में इस टीबी के लक्षण प्रकट होते हैं और ऐसा केसेस में होता है 15 से 20% केसेस में। जबकि बाकी जो ऐसे केसेस जिनमें लक्षण प्रकट नहीं होते हैं, ऐसे केसेस की संख्या होती है 80 से लेकर 85% तक। इसके अलावा टीबी के दो टाइप्स और पाए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं लेटेंट टीबी और दूसरे को हम बोलते हैं एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी जो होता है इसमें क्या होता है, लेटेंट टीबी के अंतर्गत जो भी पेशेंट होता है उसके अंदर किसी भी प्रकार के सिम्टम्स शो नहीं होते। यानी कि व्यक्ति के अंदर इन्फेक्शन तो है, पेशेंट के अंदर इन्फेक्शन तो है, बैक्टीरिया ग्रो तो कर रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार के सिम्टम्स शो नहीं करता। जैसे आजकल आप कोरोना के बारे में सुन रहे होंगे कि ज़्यादातर जो पेशेंट हैं उनमें सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन जब उनका टेस्ट किया जाता है तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यही होती है लेटेंट स्टेज। इस लेटेंट स्टेज में ज़्यादातर मरीजों में, भारत में और विदेशों में ये देखा गया है कि 75 से 80% मरीजों में लेटेंट स्टेज पाई जाती है। वह यानी कि जो पेशेंट है वो सिम्टम शो नहीं कर रहा है। दूसरा जो होता है वो होता है एक्टिव टीबी। एक्टिव टीबी जो होता है इसके अंदर पेशेंट के अंदर सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, तो टीबी के कई सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे जो मेन सिम्टम्स के बारे में हम सभी जानते हैं वो होता है कफिंग यानी कि खांसी आना। और अगर आपको 2 हफ्ते से या 3 हफ्ते से ज़्यादा खांसी रहती है तो आपको टीबी का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। इसके अलावा जो टीबी के सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बुखार आना, स्पेशली रात में बुखार आना, रात में पसीना आना। अगर हम उठ के देखें अगर पेशेंट तो देखते हैं उसकी पूरी पीठ पसीने से भीग जाती है। तो जो नाइट स्वेटिंग है, रात में पसीना आना है, वो भी एक टीबी का लक्षण है। इसके अलावा वज़न कम होना, सीधी सी बात है, जब बॉडी में इन्फेक्शन होगा और वो ग्रो करेगा तो आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी मात्रा में कमी हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी और भूख कम लगेगी तो आपको न्यूट्रिशन कम मिलेगा, न्यूट्रिशन कम मिलेगा तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा। इसके अलावा जब ये सारे सिम्टम्स होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका वेट भी कम हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं एक टीबी के पेशेंट के। लेकिन टीबी के दो प्रकार और होते हैं, एक होता है पल्मोनरी, दूसरा होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब होता है जो फेफड़ों की टीबी होती है, पल्मोना यानी कि फेफड़ा। तो पहले प्रकार की जो टीबी है वो होती है पल्मोनरी टीबी जो कि फेफड़ों में होती है। और फेफड़ों के अलावा जो दूसरी टीबी होती है, शरीर के बाकी हिस्सों में टीबी होती है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। आपने ज़्यादातर सुना होगा कि जो टीबी होती है वो फेफड़ों में होती है और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो बेसिकली एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एक्टिव होते हैं, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ होगा, आपके फेफड़ों में। इसीलिए जो टीबी होती है वो सबसे ज़्यादा फेफड़ों की टीबी पाई जाती है, पल्मोनरी टीबी पाई जाती है।
इसके अलावा एक जानकारी ये भी है कि जो पल्मोनरी टीबी है यानी कि जो फेफड़ों में होने वाली टीबी है वो ही इन्फेक्शियस होती है, बाकी जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होती हैं वो इन्फेक्शियस नहीं होती है। अब ये टीबी फैलती कैसे है? तो टीबी फैलने का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो हम पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ड्रॉपलेट के थ्रू कोई व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो जब कोई व्यक्ति छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, उसकी नाक से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं? ड्रॉपलेट्स पानी की या छींक की छोटी छोटी बूंदें होती हैं और ऐसा माना जाता है कि एक बार छींकने पर करीब 40,000 ड्रॉपलेट्स पूरे वातावरण में स्प्रेड होती हैं। तो जब कोई सामान्य या स्वस्थ व्यक्ति इन ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आता है तो वो भी टीबी से इन्फेक्टेड हो जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा पल्मोनरी के केस में ये इन्फेक्शन इस प्रकार से नहीं फैलता, ये इन्फेक्शियस नहीं होता। अब बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस की, यानी कि हम पता कैसे लगाते हैं कि किसी व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं, ये चीज़ हम कंफर्म कैसे करते हैं। सो डायग्नोसिस के लिए वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, यहाँ कुछ बेसिक्स और जनरली जो रूटीन में यूज़ की जाने वाली टेक्निक्स हैं उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सो डायग्नोसिस में सबसे पहला होता है एक्सरे। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जब भी किसी को टीबी के सिम्टम्स होते हैं या कोई पेशेंट टीबी के लिए सस्पेक्ट होता है तो डॉक्टर उसको एक्सरे प्रिस्क्राइब करते हैं। एक्सरे प्रिस्क्राइब करने का रीज़न ये होता है कि एक्सरे से उसके चेस्ट में जहाँ पर भी टीबी है तो जो इन्फेक्टेड एरिया है डॉक्टर्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि आप फोटो में भी देख रहे हैं कि जो इन्फेक्टेड एरिया है उसमें एक अलग ही ब्लैक स्पॉट बना हुआ है, यानी कि उतने एरिया को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम की इस बैक्टीरिया ने अफेक्ट कर दिया है, प्रभावित कर दिया है, संक्रमित कर दिया है। तो जो संक्रमित एरिया है वो आपको इस एक्सरे में दिखाई देता है, डॉक्टर उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर फर्दर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। दूसरा होता है कफ, पस या टिश्यू की बायोप्सी। तो कफ सैंपल, पस सैंपल या टिश्यू सैंपल को भी लेकर उसके अंदर बैक्टीरिया की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, उनके द्वारा भी हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये होता है एक प्रकार का स्किन ट्यूबरकुलिन टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो स्किन होती है पेशेंट की उसको थोड़ी सी मात्रा में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है उसमें से एक प्रोटीन निकाला जाता है। उस प्रोटीन को थोड़ी सी मात्रा में स्किन में इंजेक्ट किया जाता है और इंजेक्ट करने के बाद उसको 48 घंटे बाद ऑब्जर्व किया जाता है। अगर 48 घंटे बाद किसी प्रकार के रेडनेस, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन पाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि संबंधित व्यक्ति में जो टीबी है वो पॉजिटिव है, टीबी में वो पॉजिटिव पाया गया है, उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। अब बात करते हैं टीबी के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला तो ट्रीटमेंट यही है कि हम इससे प्रिवेंशन ही रखें। जो टीबी होता है वो बेसिकली ऐसे लोगों में ज़्यादा होता है जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, जिनका खान पान सही नहीं होता, जो अल्कोहल या दूसरे नशा करते हैं जिससे कि शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे लोगों में टीबी की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए खासतौर पर जो पुअर नेशंस हैं और जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनमें जो टीबी है उसके पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर गरीबी बहुत ज़्यादा है, शरीर को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। इसके अलावा डॉट्स एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें कई सारे एंटीबायोटिक का एक प्रोग्राम होता है, ट्रीटमेंट होता है, कोर्स होता है जो कि करीब 18 से 24 महीने का होता है। इसके अलावा बीसीजी का टीका भी ट्यूबरकुलोसिस के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेथड है जो कि आजकल बच्चों में दिया जाता है और काफ़ी इफेक्टिव तौर पर काम करता है। तो इसी के साथ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो यहीं पर समाप्त होती है। सो इसी के साथ ट्यूबरकुलोसिस का ये टॉपिक क्लोज करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी एक नई डिसीज़ के साथ। थैंक यू सो मच।